आर्या, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। और काव्या, तुमने कुछ खाया ही नहीं। पापा, मैं खा रही हूँ। बस आज जल्दी तैयार होना है, बुआ जी आने वाली हैं। मुझे भूख कम है पापा, बाद में खा लूंगी। बाद में नहीं, अभी। खाली पेट रहने की आदत अच्छी नहीं होती। ये फल ले लो। तुम फिर से चुपचाप बैठी हो। हाँ दीदी, ले रही हूँ। आर्या की हंसी कमरे को रोशन कर देती थी। लोग कहते थे उसकी शक्ल जैसे संगमरमर पर उकेरी गई हो, और काव्या, जिसकी आंखें गहरी और शांत थीं, अक्सर उसी रोशनी के पीछे छूट जाती हैं। आज घर में बहुत लोग आएंगे बेटी, तुम दोनों अच्छे से रहना, ठीक है? जी पापा। और काव्या, जरा खुलकर मुस्कुराया करो। हर वक्त ऐसे मत रहा करो जैसे कोई बोझ उठाए बैठी हो। मैं कोशिश करती हूँ पापा। पापा, वो सच में कोशिश करती है, बस थोड़ा कम बोलती है। अरे, कम बोलना अलग बात है बेटी, और खुद को सबसे दूर रखना ये अलग है। मैं दूर नहीं रहती, बस क्या? कुछ नहीं। इस घर में काव्या की चुप्पी सबसे सस्ती चीज थी। कोई उसे सुनने की कोशिश नहीं करता था, बस देखता था और तुलना कर देता था। दोपहर तक घर आवाजों से भर गया। रिश्तेदार, पुरानी जानकार, कारोबार के साथी और उनके साथ आई हुई नजरें, जो हर बार एक ही जगह टिक जाती थी। अरे वाह, आर्या तो दिन ब दिन और निखरती जा रही है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। अरे बहन जी, आपने सच कहा है। इतनी गोरी, इतनी नाजुक, जैसे किसी तस्वीर से बाहर आई हो। बुआ जी, आप भी ना। शर्माती भी कितनी प्यारी है। राजवीर, तुम्हारी बड़ी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है। हाँ, सब भगवान की कृपा है। और ये छोटी बेटी काव्या है ना, बहुत शांत रहती है। हाँ, स्वभाव अच्छा है इसका, बस रंग रूप में आर्या जैसा नसीब नहीं मिला। नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, वही तुम्हारी असली ताकत बनेगी। हाँ, हर बच्चे की अपनी अपनी खूबी होती है। ऐसी बातें सुनने में मीठी लगती थीं, पर उनके भीतर छिपा फर्क काव्या के मन में धीरे धीरे चुभता जाता था। काव्या, इधर आओ ना, सबके साथ बैठो। मैं यही ठीक हूँ दीदी। अरे, इसे धूप में कम निकाला करो और सांवली हो जाएगी। देखो ना, कितनी समझदार है, पर लड़की की दुनिया में चेहरा पहले देखा जाता है। जमाना ऐसा ही है दीदी। बुआ जी, काव्या बहुत अच्छा पेंट करती है। आपने उसकी बनाई स्केच देखी है? अच्छा है, शौक होना चाहिए, मगर रूप तो रूप होता है बेटी। दीदी, रहने दीजिए। आर्या ने कई बार बहन के लिए बात मोड़नी चाहिए, मगर कैमरा हर बार फिर उसी पुरानी जगह लौट आता था। रंग, चेहरा। शाम ढली तो काव्या शोर से दूर बगीचे के कोने में चली आई। वहां फूल थे, पेड़ों की छाया थी, और एक ऐसी खामोशी थी जो उसका मजाक नहीं उड़ाती थी। तुम फिर यहाँ आ गई? सब पूछ रहे थे तुम कहाँ हो। कोई सच में पूछ रहा था या बस औपचारिकता थी? काव्या, ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूँ? दिन भर सबने वही कहा जो हमेशा कहते हैं, तुम सुंदर हो। मैं बस ठीक हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हारे सामने ऐसी बातें करते हैं। लेकिन तुम रोक भी नहीं पाती। हर बार रोकना आसान नहीं होता, और मैं नहीं चाहती कि बात और खराब हो। बात तो पहले से खराब है दीदी, बस सबको आदत हो गई है। पहली बार काव्या की आवाज में दबा हुआ दर्द साफ सुनाई दे रहा था। वो शिकायत नहीं कर रही थी, बस थक चुकी थी। सुनो, लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं, पर मैं जानती हूँ तुम कितनी अलग हो। अलग, ये शब्द भी बड़ा अजीब है। जब कोई सुंदर हो तो खास, जब कोई मेरे जैसा हो तो अलग। तुम मेरे जैसी क्यों बनना चाहती हो? मैं तुम्हारे जैसी बनना नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि मुझे देखकर किसी की आवाज ना बदल जाए।
पापा तुमसे प्यार करते हैं। करती होंगे, पर कभी कभी लगता है उन्हें भी मुझ में कमी पहले दिखती है, मैं बाद में। ऐसा नहीं है। तो फिर आज सुबह उन्होंने मुझसे क्या कहा था? मुस्कुराया करो, खुलकर रहा करो। किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं चुप क्यों हूँ। मैं पूछ रही हूँ, बताओ ना। क्योंकि हर कमरे में मुझे याद दिला दिया जाता है कि मैं कम हूँ। तुम कम नहीं हो। यह बात तुम कहती हो, दुनिया नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूं हर बार, तब शायद मुझे लगे कि इस घर में मेरी जगह सिर्फ कोने में नहीं है। पक्का, अब से मैं चुप नहीं रहूंगी। देखेंगे। रात के समय कमला, आर्या और राजवीर आपस में बातें कर रहे थे। दरवाजे में दस्तक हुई तो फिर राजवीर ने कुंडी खोली। बाहर कोई अजनबी नहीं बल्कि हवेली की बूढ़ी मालिन खड़ी थी। सिर पर ओढ़नी, हाथ में लालटेन और आंखों में ऐसा डर जैसे वो रास्ते भर पीछे मुड़ मुड़ कर आई हो। तुम इस वक्त क्या हुआ? मालिक, माफ कीजिए, रात में आना पड़ा। बात सुबह तक टाली नहीं जा सकती थी। पुराना पश्चिमी हिस्सा फिर खुला है और जो खुला है उसे अब छिपाना मुश्किल होगा। आप जानती हैं उस कमरे के बारे में? वहाँ मुझे ये लिफाफा मिला। तो आखिर तुम्हें मिल ही गया। छोटी बेटी तक बात पहुँचनी ही थी। बस अभी कोई बात नहीं होगी। राजवीर ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर धीमे से मालिन को अंदर आने दिया। तुमने क्या देखा? साफ साफ बताओ। मैंने वही देखा जो बरसों पहले दबा दिया गया था। पश्चिमी हिस्से की बंद अलमारी के पीछे का रास्ता खुला है। आप भी यही कह रही हैं? आखिर ये सब है क्या? अलमारी के पीछे रास्ता? हवेली में कोई छिपा कमरा है? कमरा नहीं, रास्ता। और रास्ता बगीचे के उस पुराने बंद कोने तक जाता है जहां अब कोई नहीं जाता। क्योंकि वह हिस्सा असुरक्षित है। बस इतनी सी बात है। तुम्हारी माँ बीमार थी। उस हालत में उन्होंने बहुत सी उलझी बातें कही थी। पापा, आप फिर वही कर रहे हैं। हर जवाब के आगे एक दीवार खड़ी कर देते हैं। दीवार उन्होंने नहीं, डर ने खड़ी की थी। बस बहुत हुआ। रात के इस समय कोई कहीं नहीं जाएगा। सुबह बात करेंगे। ठीक है, सुबह मैं बगीचे में जाऊंगी और इस बार कोई मुझे रोकेगा नहीं। अगली सुबह हवेली का बगीचा रात से बिल्कुल अलग दिख रहा था। काव्या चुपके से पीछे वाले रास्ते से उतरी और मालिन पहले से उसकी राह देख रही। तुम आ गई, मुझे पता था तुम रुकोगी नहीं। पापा के जागने से पहले आना पड़ा। अगर उन्हें पता चलता तो वे फिर मुझे रोक देते। चलो जल्दी, सुबह का समय इस जगह को सबसे कम बेचैन रखता है। दोनों बगीचे के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां घास कम, खरपतवार ज्यादा था और भीतर सूखे गमले, मुरझाए पौधे और धूल जमी पड़ी थी। मेरी माँ के बारे में आप जानती हो? मेरी माँ का सच क्या है? तुम्हारी माँ का, तुम्हारा और इस घर का, तीनों एक ही गांठ में बंधे हैं। तुम्हारी माँ इस कोने को खुद संभालती थी। किसी नौकर को हाथ लगाने नहीं देती थी। कहती थी यहाँ जो दबा है उसे समय से पहले छेड़ा तो घर टूट जाएगा। यहाँ दबा क्या है? एक निशानी और एक सच जिसे मालिक ने बचाने की कोशिश की, पर छिपाते छिपाते और भारी कर दिया। मालिन एक टूटी हुई क्यारी के सामने रुकी। वहाँ बाकी मिट्टी से रंग थोड़ा अलग था, जैसे बरसों पहले उसे खोदकर फिर बराबर किया गया हो। पास ही एक पुराना लोहे का फावड़ा पड़ा था। काव्या फावड़े से ऊपर की सख्त मिट्टी हटाने लगी। ओस भरी सुबह की ठंडक अब उसकी हथेलियों में नहीं, धड़कनों में उतर आई थी। मालिन चौकन्नी नजर से हवेली की ओर भी देखती रही। मिल गया, एक छोटा सा
टीन का डिब्बा है, पूरा जंग लगा हुआ है। उसे बाहर निकालो, सावधानी से। काव्या ने डिब्बा पत्थर की बेंच पर रखा। किनारों पर जंग जमी थी, पर ढक्कन बीच से थोड़ा उठा हुआ था, जैसे बरसों से बंद रहकर भी भीतर की चीज बाहर आने को तैयार रही हो। फिर उसने डिब्बा खोला तो डिब्बे के भीतर एक पुरानी चांदी की पायल, आधी जली तस्वीर और मोड़े हुए कागज का छोटा टुकड़ा रखा था। कागज पर क्या लिखा है, तुम खुद पढ़ो। जिस दिन बगीचे का कोना खुल जाए, समझना कि झूठ की उम्र पूरी हो चुकी है। छोटी बेटी को उसका नाम लौटाना। नाम लौटाना, इसका क्या मतलब है? मतलब जो नाम तुमने अब तक जिया है, शायद वह पूरा सच नहीं है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? पापा ने, सब ने। बीबी जी तुम्हें बचाना चाहती थी, पर किससे? यही बात कभी पूरी नहीं कह पाई। शाम ढलते ढलते घर जगमगा उठा। झूमरों की सुनहरी रोशनी, दीवारों पर फूलों की लड़ियां और दरवाजे पर रुकती बड़ी बड़ी गाड़ियां। हवेली किसी जश्न की तरह चमक रही थी। वाह, क्या सजावट है! लगता है आज कोई खास ऐलान होगा। अरे हाँ भाई, मैंने भी यही सुना है। राजवीर साहब ने खुद यहाँ सबको बुलाया है। अरे, आप लोग आ गए। स्वागत है। आज की शाम आपको याद रहेगी। बिटिया, तुम तो सच में राजघराने की रानी लग रही हो। बस आपका प्यार है। बिटिया, खुद को संभालो। यहाँ हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई हिसाब छिपा है। मैंने बगीचे से ये काला गुलाब तोड़ लिया है। पता नहीं क्यों लगा इसे साथ रखना चाहिए। उसे छिपा कर रखो। बीबी जी उस फूल को संकेत कहती थी। काव्या, रुको। आप मेरा पीछा कर रहे हैं या मेरी रक्षा? दोनों में फर्क अब बहुत कम रह गया है। तो साफ कहिए, क्या इस जश्न का मुझसे संबंध है? है, और शायद सबसे ज्यादा। आपने पहले कहा था, अगर सच बताया तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तुम्हारे पिता ने एक फैसला लिया था, शायद मजबूरी में या शायद डर में, लेकिन उस फैसले की कीमत तुमने चुकाई। और मेरी बहन, वह क्या जानती है? जितना उसे बताया गया उतना ही, पर आज उसे मंच मिलेगा और तुम्हें सवाल। मैं सवाल से नहीं डरती, अपमान से भी नहीं डरती, बस झूठ से थक गई हूँ। अगर तुम हॉल में जाओ तो जो भी हो पीछे मत हटना, और वह गुलाब किसी को मत देना। काव्या ने हॉल का दरवाजा पार करने से पहले गहरी सांस ली। सामने उसकी सुंदर बहन चमक रही थी और दरवाजे की छाया में खड़ी काव्या के हाथ में था सिर्फ एक काला गुलाब। ओह, तुम आ गई। अच्छा है, कम से कम दूर से देखने के बजाय पास से देख लोगी। मैं देखने नहीं, समझने आई हूँ। तुम हमेशा ऐसी ही बात करती हो, जैसे घर ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया हो। बस अब काफी है। आपने कुछ कहा? मैंने कहा, किसी को छोटा दिखाकर कोई बड़ा नहीं हो जाता। आप हमेशा इसकी तरफदारी क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ लोग अपनी आवाज खो देते हैं और कुछ लोग उनकी चुप्पी का फायदा उठाते हैं। रोशनियों से भरा कमरा अचानक अदालत जैसा लगने लगा। सुंदर बहन की मुस्कान पहली बार डगमगाई। काव्या, आज पहली बार मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बोलने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। आप क्या मानने आए हैं पिताजी? सच या बस डर? सच, और वह सच यह है कि मैंने अपनी ही बेटी को सबसे ज्यादा दुख दिया, दूसरों की बातों पर भरोसा किया, तुम्हारी चुप्पी को गलती समझा
और तुम्हें घर में होकर भी अकेला छोड़ दिया। जब तुम छोटी थी तुम्हारी हर बात पर मैं हंसता था, फिर धीरे धीरे मैंने तुम्हें देखना बंद कर दिया। तुम्हारी हर जगह लोगों की राय देखने लगा। यह मेरी सबसे बड़ी हार है। आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि मैं क्या महसूस करती हूँ। हर बार फैसला पहले हो जाता था, मेरी बारी बाद में भी नहीं आती थी। और मुझे आज भी पता नहीं चलता, अगर मुझे बगीचे से वो डिब्बा नहीं मिला होता। डिब्बा? कौन सी डिब्बे की बात कर रहे हैं आप लोग? फिर काव्या आर्या को सारी बात बताती है। लेकिन ये डिब्बा बगीचे में कैसे पहुंचा? क्योंकि मैंने उसे वहां पर छुपाया था। आपने? क्यों? क्योंकि मैं कायर था। तुम्हारे जन्म के समय घर में कैसी बातें हुई, किसने क्या कहा, किसने तुम्हारे रूप, रंग और चेहरे को लेकर जहर बोला, मैं सब सुनता रहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक डिब्बा रखा था ताकि जब तुम बड़ी हो जाओ तो जानो कि तुम हमारे लिए आशीर्वाद थी, लेकिन मैंने उसे छुपा दिया। जो बातें वर्षों से फुसफुसाहट में कही जाती थीं, वे अब साफ शब्दों में सामने थीं। तो इतने साल जो मुझे आगे किया गया, वो भी इसी डर की वजह से था। हाँ, मैंने तुलना की, तुम्हें ताज दिया और काव्या से उसका हक छीन लिया। यह अन्याय था, तुम्हारे साथ भी और उसके साथ भी। मुझे लगा था आप मुझसे प्यार करते हैं। आप समझ आ रहा है कि आप सच से भाग रहे थे। अगर तुम चाहो तो मुझे माफ कभी मत करना, लेकिन इतना मान लो कि आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। काव्या, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं जीत रही हूँ। सबकी नजर, सबकी तारीफ, सब मेरे हिस्से आ रही थी। पर आज समझ रही हूँ कि मैं किसी और की जगह पर खड़ी थी। मैंने तुम्हें चुभाने वाली बातें कही, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया। उसके लिए मुझे शर्म। नहीं बहन, गलती तो सबसे होती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ा पश्चाताप है। इस फूल को हमेशा अशुभ कहा गया, जैसे मुझे, जैसे उस बगीचे को। पर सच यह है कि अलग होना अशुभ नहीं होता। दूसरों के डर से किसी को छोटा बना देना अशुभ होता है। तुम सही कह रही हो।